फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल मार्शल क्लास स्टडी जोन में स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपना सामान्य ज्ञान जो है वो पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपका मार्शल क्लास स्टडी जोन में स्वागत करता हूँ और आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि उनका भी जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो काफ़ी मजबूत हो सके। क्योंकि ये यूपी टेट और सी टेट वगैरह में कभी कभी पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा और सीखते चलिए कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उनको भी करते चलिए और अलग से भी पढ़ते चलिए। क्योंकि भैया ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे पता है ठंडी बहुत पड़ रही है, तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ रहे हैं, तो उसको छोड़िए वहाँ, तो उसको कवर करते रहिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहिए मेरे साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा से जो प्रकाश आता है परावर्तित होकर, उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भी कहीं ना कहीं जाते होगे घर से घूमने टहलने, तो आपको भी समय लगता है। उसी तरह लाइट को ट्रैवल करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.28 सेकेंड। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखते चलना है। 1.28 सेकेंड होता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय। बहुत ही कम समय है, इतने में तो आप मतलब पलक झमका सकते हो। इतने मतलब लाइट ट्रैवल होकर चंद्रमा से पृथ्वी तक आ जाती है। देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या स्पीड है लाइट की। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्या वो प्रधानमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर वो गवर्नर होता है आपका। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और हम लोग कंफ्यूजन के चलते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के कि भैया इसका ये होगा वो होगा, तो वहाँ पे हम लोग गैसिंग शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे गैसिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स, आपको एकदम डिट्टो आंसर आपको रटा होना चाहिए, चीज़ें आपको एकदम क्लिक होनी चाहिए कि हाँ भैया इसका ये आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये राष्ट्रीय विकास जो परिषद होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग एक जवाब दीजिएगा कमेंट में, मैं छोड़ रहा हूँ, कि एनडीसी का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है, एनडीसी का जो गठन है, वो किस वर्ष हुआ था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा फटाक से, ताकि मुझे पता चल सके कि एनडीसी का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक ही अध्यक्ष होता है, जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इस समय प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं भैया। तो मोदी जी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। तो सारा विकास उन्हीं के माथे पर है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर को। चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है। हाँ भैया, चीनी जो है जल में जाती है, क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो वो कैसे घुलती है, कौन सा मिश्रण होता है, ये समांग मिश्रण होता है या असमांग मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, चीनी जो जल में जाके घुल जाती है, जो विलियन बनाती है, विलियन का मतलब होता है इंग्लिश में सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनाती है घुल के, तो वो कैसा मिश्रण होता है, वो समांग मिश्रण होता है फ्रेंड्स। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण उसे हम कहते हैं हिंदी में। तो कैसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण कहलाता है। जो चीनी घुल जाती है पानी में जाके, तो समांग मिश्रण के तहत घुलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की। अब ये इतनी बड़ी कोई पुस्तक होगी, फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की, ये बताना है हमें। अब उसके लिए तो भैया हमें पता होना चाहिए कि इसकी रचना किसने की। कैसे पता लगाएंगे, तो भैया ये फिरोज शाही जो वर्ड है, तो इससे हम लोग गैस कर लेंगे। एक राजा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक नाम का,
एक राजा होता था फिरोज शाह तुगलक नाम का, तो इसका नाम मिल रहा है ना यहाँ पे आपको, फिरोज शाही। तो भैया आप समझ जाओ फिरोज शाही किसने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। कौन से राजा ने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप क्वेश्चन को गेस कर सकते हो, आंसर आप अपना राइट क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वंदे मातरम, सभी ने बचपन में वंदे मातरम गाया होगा स्कूलों में। जो लोग स्कूल गए होंगे वो लोग गाए होंगे, जो लोग नहीं गए होंगे गोला मारे होंगे वो लोग नहीं पता होगा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया है भैया, ठीक है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, उस संगीत को किसने लिपिबद्ध किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सीटेट यूपीटेट में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा, पंडित वंदे जो मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत है वो किसने लिपिबद्ध किया है। तो ये जो है वंदे मातरम वाला गीत है वो किसने मतलब लिपिबद्ध किया है। तो भैया इसके लिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, पंडित इसका राइट आंसर होगा पंडित विष्णु दिगंबर, ठीक है भैया, पंडित विष्णु दिगंबर। आप लोगों की राइटिंग मुझसे अच्छी है ये तो मैं जानता हूँ। फिलहाल इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया है, वो थे पंडित विष्णु दिगंबर जी ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है। ये तटीय रोधिका जो है एक तरीके स्थलाकृति है, मतलब कोई जगह का नाम है। तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है इसको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनसेट 2 एक सैटेलाइट का नाम है कि उपग्रहों के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गई फ्रेंड्स। इनसेट 2 जैसे उपग्रहों के लिए जो स्वीकृति थी सरकार से वो कब प्रदान की गई फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1985 ईस्वी में इनसेट 2 के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है ये, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें इनको भी कवर करते चलना है ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसका अंदाज़ा लगाइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम। अब भैया एटीएम भी तैरते हैं, तो हमें पता नहीं था, आज ही पता चला कि एटीएम भी तैरने वाला है। तो ये कहाँ पे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे है। तो ये है कोच्चि में, आपका एक जगह का नाम है कोच्चि, ठीक है, एक जगह का नाम है कोच्चि। ये क्या है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे है, वो कोच्चि नामक स्थान पर बना हुआ है। एक और धमाकेदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये है कहाँ पे। विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पे, जगन्नाथ में, उड़ीसा में, या फिर कहाँ पे फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, तो ये है आपका हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका, ठीक है। हम्पी का किस राज्य में पड़ता है, आपका कर्नाटका में भैया। तो ये सब चीज़ें आप लोग सीखते चलिए, बहुत ही आसान चीज़ें, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। बस ये है थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए चीज़ों को सीखते रहना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूटी वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कंटिन्यू रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देंगे, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता जो है वो उपस्थिति अनिवार्य है। भैया पौधों में भी तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आप खाना खाते हो, आप में भी तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, आप वो उतना वर्क कर लेते हो अपनी ऊर्जा लगा के, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी का ट्रांसफर ही तो होता है। तो उसी तरह पौधों में भी वही चीज़ पाई जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है। तो भैया ये बताना है कि किस पोषक तत्व से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो वो पोषक तत्व आपका है वो है फॉस्फोरस, ठीक है। वो कौन सा पोषक तत्व है, फॉस्फोरस। ये एक तरीका का तत्व होता है जिसके द्वारा पौधों में ऊर्जा का स्थानांतरण मुमकिन हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन टाइप करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें, कंटिन्यू रहें, है ना। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, प्रकाश के व्यक्तीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस में सीटेट लेवल पे पूछे जा सकते हैं, यूपीटेट लेवल पे पूछे जा सकते हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन वहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्रकाश के व्यक्तीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रकाश यानी लाइट के जो व्यक्तीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या वो आपने किया था या मतलब आपके दोस्तों ने किया था। तो भैया दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, थॉमस यंग ने किया था। ठीक है, कोई साइंटिस्ट रहे होंगे थॉमस यंग नाम के, तो ये चीज़ है, थॉमस यंग ने किसका मतलब प्रतिपादन किया था, प्रकाश के व्यक्तीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे इन्होंने किया था। तो ठीक है, ये चीज़ को समझ लीजिए, रट लीजिए, एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंडोला महल का निर्माण किसने करा। देखिए किस टाइप के महल बन रहे थे, हिंडोला डोला पता नहीं किस टाइप के महल बन रहे थे उस समय। तो हिंडोला महल का निर्माण अगर आपके सामने पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे। भैया हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया, मेरे चाचा ने करवाया, इस तरह थोड़ी बताओगे। तो वो आपको एकदम करेक्ट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो हिंडोला महल का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, एक राजा हुआ करते हुसंग शाह नाम के। किस नाम के, हुसंग शाह। देखिए कितने अजीब अजीब नाम है यहाँ पे, ये इतने अजीब अजीब नाम हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। हुसंग शाह, इन्होंने क्या करवाया था, ये हिंडोला महल का निर्माण इन्होंने अपने समय में करवाया था फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोगों ने एकदम से इसको कर लिया। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो एकदम A to Z हो रही है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुणाल शुक्ला स्टडी जोन के साथ बने हुए, आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, यू डोंट हैव टू फियर ऑफ एनी क्वेश्चन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय जनसंघ यानी कि आपका ये RSS वगैरह हो गया, जो भी होता है। कई लोग RSS में ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे, तो वो कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कौन कौन यहाँ पे RSS में ट्रेनिंग ले चुका है या फिर नहीं ली है। हालांकि मैंने तो नहीं ली है RSS वगैरह में ट्रेनिंग। तो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ डिबेट में इनका नाम बहुत चर्चा में रहता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये क्या कौन थे, ये थे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड्स। ये 16वां क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो एकदम से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब एकदम से अगर आ जाएगा आपके सामने तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा हम लोग रिवीजन नहीं करते, तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी देश अंगुलीनामा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश है जो अंगुलीनामा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, पता नहीं किस टाइप की झीलें होती हैं, अंगुलीनामा झीलें कोई, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश है फ्रेंड्स, तो ये एक देश है फिनलैंड नाम का। ठीक है, एक देश है आपका फिनलैंड नाम का, ये विदेशी देश है, कोई अपना ये देश के अंदर नहीं है, दूसरा देश है फिनलैंड नाम का। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स प्रसिद्ध है आपका अंगुलीनामा झीलों के लिए। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं, फिर मत बोलिए ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि चीज़ें बोरिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्कस करवा के मैं दे रहा हूँ। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जिसको जो चीज़ ना समझ में आया करे आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए करिए, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा कवर करवा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स एक और तगड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है यहाँ पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण संभव हो सका। अब आप लोग सोचे होंगे यहाँ भारत एकीकरण हमें नहीं पता,